नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ भारतीय राजनीति के प्रेजेंट टाइम के सिचुएशन इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हूँ और मैं रहता भी हूँ। और मैं पिछले लगभग 5 साल से मार्केट में पैसा बनाया भी हूँ और पैसा लूज भी किया हूँ। दूसरी बात, मार्केट की जो स्थिति है वह मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं काफ़ी दिनों से यूट्यूब पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। उसका क्यों रीज़न है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर सेंटिमेंटल ऐसे बना रहा तो मैं मार्केट में कोई व्यू अपना शेयर भी नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट की जो स्थिति है, यदि आप पुराने इन्वेस्टर हों या नए बिगिनर हों तो आप हमारी इस बात को ध्यान से सुनिएगा। प्रेजेंट टाइम का जो मार्केट कंडीशन है वह हद से ज़्यादा बिगड़ रहा है। आज नहीं तो कल मार्केट में एक ऐसा बबल फूटेगा जिससे आप परेशान हो जाएंगे और मार्केट का जो एक्सेप्टेशन है वह एक बार फिर डाउनफॉल में जाएगा। उसके रीज़न हैं और सबसे ज़्यादा रीज़न है पॉलिटिकल एंगल। ये पॉलिटिकल एंगल आपको इस जाल में फंसाएगी कि आप ना आगे निकल पाएंगे और ना ही पीछे। क्योंकि मेरा जो ओपिनियन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे कहने पे स्टॉक मार्केट में पैसा निकाल दीजिए, लगा दीजिए, या बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ जाएगी या बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। मेरा जो ओपिनियन है, पर्सनल एक्सेप्टेशन है, जो मेरा मार्केट का देखने का नज़रिया है। मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ आप ही लोगों के जैसा, और पता नहीं मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जाएगी, कौन कौन से लोग देखेंगे, कौन कौन से लोग नहीं देखेंगे। यदि आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, और मैं कहना क्या चाहता हूँ ये आप समझ सकते हैं। मैं थोड़ा पॉलिटिकल एंगल की बात इस तरह से कर रहा हूँ कि पिछले जब से चुनाव हुआ है अमेरिका का, उस टाइम से भारत का जो राजनीति है वह बहुत ही बिखर गया है। और भारत का जो राजनीति है, इसके पहले जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, मार्केट स्ट्रक्चर उनके उस भाषणों से, उस वक्तव्य से, उस मतलब सोच से, जो उनका विजन था, उससे कई गुना लोग आगे सोच के अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे। यहाँ तक कि FII मतलब फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी पैसा तगड़ा डाल रहे थे मार्केट में। लेकिन अब जो है भारत का जो तीसरा चुनाव हुआ, मोदी जी काल का तीसरा चुनाव, वह बहुत ही मतलब क्रिटिकल एंगल था। इस बार लोग कहते थे कि 400 पार, 400 पार, 400 पार, बट 400 पार का छोड़ो, वो 300 पार नहीं हो पाई, जिसकी वजह से मोदी जी को कई अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के सांसदों का सहारा लेना पड़ा, जिसके बाद उनका जो कार्य करने का शैली रहा वह वीक हो चुका है। पहला कारण तो यह हुआ कि मोदी जी के पास वो पर्सनल पहला जैसा पेशेंस या पावरफुल पावर नहीं रह गया। और दूसरी बात, अब अगर चुनाव होंगे, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियों का चुनाव हो, चाहे वो स्टेट इलेक्शन का हो, चाहे वो सेंट्रल इलेक्शन का हो, अब बीजेपी उस प्रकार से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। उसका दो रीज़न मैं बता रहा हूँ। बिहार में तो जिस प्रकार से जनसुराज का उदय हो गया, अब वहाँ से विधायक जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ से रुझान हो रहे हैं। हाँ, इन फ्यूचर कुछ इनक्रेडिबल हो जाए बीजेपी के पक्ष में तो वो बात अलग है, लेकिन प्रेजेंट टाइम का जो सिचुएशन बता रहा है वह बहुत ही भयावह है। खासकर एक सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कि भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है ग्लोबल मार्केट में। और दूसरी बात, वहाँ पर इस समय चल रहा है इलेक्शन का माहौल, जिसमें विधायक ज़्यादातर ज़्यादातर इन्फ्लुएंस हो चुके हैं जनसुराज की तरफ। क्योंकि वहाँ का जो कार्यकाल रहा पिछले 20 सालों का, वह नीतीश सरकार का था, और नीतीश सरकार बीजेपी गवर्नमेंट से टाई अप था। तो वहाँ से भी कुछ विधायक उनको मिल गए थे, सॉरी सांसद मिल गए थे, लेकिन अब वह मुश्किल हो जाएगा। और रही बात यूपी का, तो यूपी और बिहार मिलाकर ही भारत की राजनीति तय हो जाती है। लेकिन यूपी और बिहार का समीकरण इस प्रकार बन चुका है दोस्तों, यहाँ पर जातिगत चुनाव ज़्यादातर लड़े जाते हैं। जातिगत चुनाव में ये हो चुका है कि अब जातिगत को थोड़ा अवॉइड करके हम यहाँ पर कुछ कुछ एक माइनर कंसेप्ट को नोटिस करेंगे। जैसा कि बिहार में बहुत सारे पुलों का गिरना हुआ, और दूसरी तरफ यूपी में भी वही रफ्तार पकड़ चुका है। यूपी के लोग इस नाते दुखी हैं कि यहाँ का जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट था,
योगी जी को लेकर वह अब बदल चुका है। लोग योगी जी से नाराज़ हैं या नहीं है, लेकिन उनके ज़िले में काम ही नहीं हो रहा है। जैसे कि मेरा ही एक ज़िला पड़ा हुआ है, यहाँ पर हमारे यहाँ का सांसद भी बीजेपी का है, हमारे यहाँ का विधायक भी बीजेपी का है, हमारे यहाँ का ब्लॉक प्रमुख, मतलब बहुत सारे लोग जो है ऊपर से नीचे तक का बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन फिर भी विकास के नाम पे एक नीलबटा सन्नाटा है, इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रही है, लोग दुखी हो चुके हैं। जैसे अभी मैं आपको एक थोड़ा सा और एक रिसेंट की घटना बतला रहा हूँ कि अभी काला बाजारी आप सुन रहे होंगे, मध्य प्रदेश से निकल के आ रही है, बिहार से निकल के आ रही है। किसका? खाद का काला बाजारी। यहाँ तक कि हमारे गोरखपुर में खाद मिल होने के बावजूद, जो कि पहले यही मोदी जी चालू कराए थे, सौजन्य से मोदी जी के ही कार्यकाल में ये चालू हुआ, टाई अप हुआ, न्यू इन्वेस्टमेंट हुआ, न्यू प्लांट सेटअप हुआ। उसके बाद इस कार्यकाल में क्या हुआ कि लोग यूरिया के लिए तरस रहे हैं। तो ये एक साइड नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहे होंगे। हमारे यहाँ खुद ने यूरिया का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग नेपाल सप्लाई कर दे रहे हैं। आप देख भी रहे होंगे कि बहुत सारे वीडियो में आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ का यूरिया सीधे नेपाल जा रहा है। तो ये सब छोटी-छोटी माइनर चीज़ें हैं जो कि मार्केट में इफ़ेक्ट डालने वाली हैं। और रही बात, मार्केट में जो सबसे महाप्रलय ला दिया है, वो उस गोरे आदमी ने ला लिया है, जिसको मोदी जी अपना दोस्त समझ रहे थे, अब वह उन्हीं की जान का खतरा बन चुका है। मतलब इतना बड़ा पागल आदमी अमेरिका में किस सीट पे बैठ गया है कि मैं क्या ही बताऊँ। जब से वह भारत का दोस्त बना है और जब से वो मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति बना है, तब से मतलब पूरे ग्लोबल के लिए ही, मतलब क्या बताएं, इसको बोलते हैं शुद्ध पनौती आके बैठ गया है। मार्केट में इतना ज़्यादा उथल पथल, अनएक्सपेक्टेशन, मतलब कुछ भी कहो, कुछ भी बोलो, कुछ भी हटाओ। यहाँ तक कि उसका अपने दोस्त एलन मस्क, जिसने उसको उस काबिज बनाया, उस सीट पर पहुँचाया, उसका तक उसने लिहाज नहीं कर दिया और उससे भी दूरी बना लिया। तो जब तक ट्रम्प रहेंगे तब तक हमारे यहाँ कुछ भी होना मुश्किल है। और दूसरी बात, ग्लोबल सेंटिमेंटल भारत का बहुत ही वीक हो चुका है। उसके 2 रीज़न मैंने आपको बता चुका हूँ कि भारत में अब जो है 2014 जैसा जनादेश मिलना किसी भी पार्टी को बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा मिलना इम्पॉसिबल है। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मिलना इम्पॉसिबल है आज के समीकरण को देखते हुए। अगर उस टाइप का जनादेश फिर से मिलता है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि भारत का जो ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल व्यापार करने का नज़रिया है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन ऐसा मिलना, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और तीसरी बात मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ, भारत का यूथ इंक्रीमेंट और उनका जो है क्या मैं बोलूँ, उनके पास पैसा नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, भारत के यूथ के पास पैसा इस नाते नहीं है क्योंकि उसे लत लग चुकी है कुछ चीज़ों की, जैसे कि शेयर मार्केट ही हो चुका, जैसे ही गेमिंग इंडस्ट्री हुआ, या अदर्स कई सारे फील्ड में। तो वहाँ पर जो है, अभी आप ड्रीम इलेवन देखते होंगे, तो अब एक प्रकार से लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं। अब वह मेहनत करना चाहते नहीं हैं, तो क्यों हम प्लांट लगाएं और क्यों हम मैन्युफैक्चरिंग में जाएं? हमें तो करना है क्या, खट्टे से पैसा बने और खटाखट पैसा हमारे पास आ जाए। तो गेमिंग में भी पैसा लूज हो रहा है और इसमें 2-3 कंपनियों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो शायद बहुत लंबी हो गई। दोस्तों, भारत का ग्लोबल स्ट्रक्चर अब वीक हो रहा है, तो कृपया अपना ध्यान रखिएगा। और मेरे इस वीडियो का मकसद कतई नहीं है कि आप मेरे इस दिए गए ओपिनियन को फॉलो करें, नहीं, ये आपकी मर्ज़ी है। मेरा तो एक वक्तव्य है क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं और मैं आपको अवेयर करने का अपना जिम्मेदारी समझता हूँ। तो आप अपने पैसे को सिक्योर रखें। ज़रूरी नहीं है कि पैसा स्टॉक मार्केट से ही बनेगा, पैसा बहुत सारे ऐसे फील्ड से बन सकता है जो आप ट्राई करेंगे। तो दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।